हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने यूट्यूब चैनल की स्टडी विद एंजॉय 535 पे एक नए टॉपिक के साथ लेक्चर नंबर 4 किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हों तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख लें। देखिए फ्रेंड्स, किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों का द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। हमने अभी तक अवतल उत्तल लेंस के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया है और अवतल उत्तल लेंस के बारे में अध्ययन करने के बाद अब हम उनके किरण आरेख के बारे में चर्चा करते हैं। एक किरण आरेख का मतलब कि हजारों किरणें, लाखों किरणें या अनंत किरणें किसी भी दर्पण पे आके टकराती हैं। किसी भी दर्पण, चाहे उत्तल हो अथवा अवतल हो, एक या दो तो नहीं, हजारों लाखों किरणें, अनंत किरणें जब किसी दर्पण पे आके टकराती हैं, हजारों लाखों, और टकराने के बाद परावर्तित होती हैं, तो परावर्तित के बाद हमें पता चलता है कि जो किरणें टकराती हैं उनसे कैसा, किस आकार का आभासी या वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो कुछ हमने एक्यूरेट या पार्टिकुलर किरणें ली हैं जिनके बारे में अध्ययन करके हम उन करोड़ों किरणों के बारे में, अनंत किरणों के बारे में पूरी जानकारी रख सकते हैं। जैसे एक दो किरणों, कुछ किरणें ऐसे नियम के ही आधार पर चलती हैं कि कोई किरण मान लीजिए कि शायद है कि कोई किरण ऐसी जाती है उसके बाद ऐसी जाती है, तो हमेशा के लिए ये बात सत्य है कि जब जब किरण यहाँ पर जाएगी तो ऐसी ही जाएगी। इसीलिए किरण आलेखों का प्रयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाना आज यहाँ पर हम देखेंगे। तो इनके 4 नियम हैं, 4 नियमों को हम आज पढ़ेंगे। नियम नंबर पहले के बारे में, नियम नंबर पहला है, जब ये हमारा कौन सा है जिसके धसा हुआ तल परावर्तक तल का कार्य करता है, कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जब किरण आरेख, ये क्या है हमारा? वक्रता केंद्र। ये सारा हम बता चुके हैं आप लोगों को। क्या है हमारा? वक्रता केंद्र। ये क्या है हमारा? फोकस। जब मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष, ये हमारा ध्रुव P, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। क्या है ये नियम पहला? कि मुख्य अक्ष से चलने वाली प्रकाश, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। अब आप लोग समझ लीजिए कि न कि एक किरण, केवल एक किरण नहीं, जितनी भी किरणें, एक दो हजारों किरणें, लाखों किरणें जो कि मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी वो परावर्तित होकर फोकस से ही होकर जाएंगी। ये नियम है, ये नियम है, केवल एक किरण के लिए नहीं। यहाँ पे अभी हम लिख दें किरण का नाम ए वी, आप इमेजिन करो कि ए वी जब किरण जाएगी। देखिए फिजिक्स क्या है? फिजिक्स हमने जीव जगत में से, इस भौतिक संसार में से होने वाली जो घटनाएं हैं उनको कल्पना में लिया, पहले उनको काल्पनिक मानकर उनमें सजीवता ढूंढी, उनमें हमने प्रूफ करके दिखाया, उनको सिद्ध करके दिखाया। इसीलिए कोई भी आप देख लीजिए, कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, वो वैज्ञानिक जब कोई भी प्रमेय, कोई भी सिद्धांत देता है तो लास्ट में अपनी एक लाइन लिखता है। ये लिखता है कि यह सिद्धांत या यह प्रमेय तभी तक लागू है, यह नियम तभी तक लागू है
जब तक कि इसके विरोधाभास में कोई अन्य नियम नहीं आ जाता। क्योंकि उसने परिकल्पना की और अपनी परिकल्पना को सिद्ध भी किया है, इसलिए उस समय के लिए उस नियम को पारित किया जाता है, अन्यथा की स्थिति नहीं होती है। तो सेम वही कंडीशन है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, कल्पना, मुख्य अक्ष की चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये किसमें? अवतल लेंस पे। अब देखते हैं उत्तल लेंस पे। उत्तल लेंस की क्या कंडीशन थी? उत्तल लेंस में हमारे उभरे हुए तल जो था, उत्तल लेंस में उभरा हुआ तल जो था, सॉरी उत्तल दर्पण में उभरा हुआ जो तल था वो परावर्तक तल का कार्य करता था और धसे हुए तल पर पॉलिश की जाती थी। ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, अब इसमें क्या होगा? मुख्य अक्ष पर समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, अब यहां पे परावर्तन होगा तो कैसा होगा? इधर होगा। अब मुख्य अक्ष के समांतर तो चल रही है और परावर्तन इधर हुआ, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पे आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुख्य फोकस पे आ रही हैं। समझे? ये हमारा परावर्तन का पहला नियम। परावर्तन का पहला नियम है कि मुख्य फोकस उत्तल दर्पण में है कि समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पे आती हुई प्रतीत होती हैं। आभासी होता है, आभास होता है, प्रतीत होता है, यहां पर वास्तविकता में आती हैं। सेकंड हमारा नियम, सेकंड नियम है हमारा सेम इसका रिवर्स, उल्टा। क्या है? ज्यादा समझाने में देर नहीं लगेगी कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उल्टा था, ये उल्टा ही तो है। क्या था वो? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये नियम क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये भी एक नियम है। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब तीसरा नियम क्या है हमारा? तीसरा नियम है हमारा, यहां पर हमने एक चीज देखी थी अभी, ये हमारा F था, यहां पर था C। C यानी कि C का मतलब क्या था? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र, अब इससे एक संबंधित नियम है, वक्रता केंद्र से संबंधित जो तीसरा नियम है वो ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण, कोई, यही नहीं अनंत जितनी भी हो, जब भी कभी वक्रता केंद्र से कोई भी प्रकाश की किरण गुजरती है, जब भी कभी वक्रता केंद्र से कोई भी प्रकाश की किरण गुजरती है, तब वो दर्पण से टकराने के पश्चात ऐसे गुजरी, दर्पण से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यानी कि वक्रता केंद्र से यूं आई और टकराई और वक्रता केंद्र से ही होकर चली गई। देख लीजिए, दोबारा देखिए कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह दर्पण से टकराने के अथवा परिवर्तित होने के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा चौथा नियम क्या है? चार नियम है इसके। चौथा नियम है हमारा पोल के ऊपर, यानी कि ध्रुव के ऊपर। तो ये ध्रुव कहाँ है? जब दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। और दर्पण कहाँ है हमारा? ये दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। और जब दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका मध्य बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव
दर्पण के ध्रुव से टकराती है, दर्पण के ध्रुव से टकराती है। अच्छा, प्रत्येक किरण में जब आपतित किरण होती है उस पर कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण आई। और जब परावर्तित होती है तो उस पर कौन सा बनता है? आर। ठीक है, तो जब भी कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से टकराती है तो वो परावर्तन के पश्चात उसी निर्गत तिरछे माध्यम में मतलब उसी एक ही माध्यम में लौट आती है। जैसे ऐसी गई, यहाँ टकराई और उसी वे में लौट आई, उसी मार्ग में नहीं, तीक्ष्ण मार्ग में वहाँ से मुड़कर लौट आती है उसी कोण पर। ये आर है हमारा, कौन सी है ये? परावर्तित किरण, और ये है आपतित किरण। तो ये 4 नियम है किरण आरेखों के लिए। इन 4 किरण आरेखों का उपयोग करके हम आगे सीखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे रखें तो कहाँ बनता है, अगर मुख्य फोकस पे रखें तो कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पे रखें तो कहाँ बनता है, दर्पण से दूर रखें तो कहाँ बनता है, दर्पण के ध्रुव पर रखें तो कहाँ बनता है, अनंत पे से लेकर और बिल्कुल वक्रता वो फोकस तक लेके आएंगे वस्तु को धीरे धीरे। और इन्हीं चार आलेखों के द्वारा, किरण आरेखों के द्वारा। अच्छा, एक चीज और, आप लोग तो पूछेंगे नहीं, मैं बता देता हूं। मैं किरण बनाता हूं ऐसी, और मैं ये भी बोलता हूं किरण एक तरंग की तरह है। ठीक है, तरंग। और तरंग कैसी होती है? ऐसी। फिर हम किरण को ऐसे क्यों दर्शाते हैं? कुछ लोगों का नॉर्मली माइंड होगा तो बोलेंगे कि इसे बनाने में असुविधा है और इससे सुविधाजनक। ये आपका बिल्कुल सही है कि ये बनाने में थोड़ी असुविधा रहती है और ये सही, वो बनाने में थोड़ी सुविधा। लेकिन इसके लिए एक और तर्क है, क्योंकि किरण के लिए हमारी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 10 की घात माइनस 38 एंगस्ट्रॉम से 10 की घात माइनस 78 एंगस्ट्रॉम तक। शायद यही लिखाई थी मैंने पहले लेक्चर में, आप लोग देखिए। अब मानिए 1 एंगस्ट्रॉम, तब ये भी बताया था 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की घात माइनस 10 मीटर। 1 मीटर में 10 की घात माइनस 10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की घात माइनस 10 मीटर, और उसमें भी 10 की घात 38 माइनस 38। उसमें ये तरंग दैर्ध्य जो है कितनी माइनस होगी, कितनी पास होगी, कितनी माइनस होगी? अगर हम ये सीधी लाइन भी खींचते हैं ना, फिर भी इसमें अगर कहीं ऊपर नीचे है तो बिल्कुल एक एक्यूरेट मान लो, बिल्कुल सीधी, लगभग सीधी हो जाएगी। इतना कम जब मान होगा इनका, इन दोनों में जो तरंग दैर्ध्य होगी, लैम्डा होगा, इतना कम होगा तो लगभग हमें सीधी ही तरंग नजर आएगी। इसलिए हम तरंग को सीधी बना देते हैं बोर्ड पे भी। तो अब हम चारों नियम इस बोर्ड पे अभी लिख देता हूँ और आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका पहला नियम हमने यहाँ लिख दिया है, क्योंकि जगह की शॉर्टेज होने की वजह से एक ही नियम आ पाया। पहला नियम है गोली दर्पण में कौन से आते हैं? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस पर मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती हैं। ठीक है, जैसे ये कौन सा हमारा दर्पण है? कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण, क्योंकि इसमें दबे हुए तल पर परावर्तन का कार्य हो रहा है। उत्तल उठे हुए तल पर परावर्तन तल का कार्य हो रहा है, उत्तल दर्पण। ये हमारी परावर्तित किरण, आपतित किरण आई, दर्पण से टकराई और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरी। ठीक है, आपतन, और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया
अविलंब आपतित किरण आई, दर्पण से टकराई, परावर्तन के पश्चात परावर्तित हुई, लेकिन मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत हुई, और ये क्या आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब। ठीक है, अब कोई भी अगर आपको डाउट हो तो मेरे कमेंट में आप पूछ लीजिए। तो ये पहला हमारा नियम हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट। अब आते हैं हम अपने दूसरे नियम पर। अगला नियम क्या था हमारा कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो किरण अभी मुख्य अक्ष के समांतर चल रही थी और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जा रही थी, वही किरण अब मुख्य फोकस से होकर जब जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कोई इसमें दो राय नहीं है, केवल नियम परिवर्तित मतलब रिवर्स मार दिया। ठीक है, चलिए, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, यहां पर हल्का सा हटा लेंगे, मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, देखिए किरणें हैं यहां पर, मैं एक ही डिनोटेड करता हूं पर बहुत सारी हैं, एक से आप सभी का अंदाजा लगा सकते हैं। जिस प्रकार एक चावल से कुकर में सारे चावल पक जाने की उम्मीद लगाई जा सकती है, सेम उसी प्रकार एक किरण से आप सभी किरणों का अंदाजा लगा सकते हैं। प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, यहां पर पूरा बिगाड़ना पड़ेगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, अभी हमारी मुख्य अक्ष के समांतर चल रही थी, अब मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, इतना चेंज हुआ है। अब जो आपतन कोण हो गया वो बदल गया, ये हमारा आई हो गया और ये अब आर हो गया। ठीक है, सेम यही कंडीशन, ये देखिए ये तीर बदले जाएंगे। दूसरा नियम है ये हमारा, कौन सा नियम है, दूसरा। इसमें अब क्या हो गया कि मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो अब हमारे लिए ये हो गया आपतन कोण आई, ये हो गया परावर्तन कोण आर। नियम नंबर 2, ठीक है, स्क्रीनशॉट। ठीक है, द्वारक है ये। तीसरा क्या था हमारा, वक्रता केंद्र से जो संबंधित था, ये मिटा दो, ये मिटा दो, ठीक है, ये भी मिटा दो, और ये दर्पण की ये पूरा मिटा दो। ये है गोलीय दर्पण की के वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश किरणें
परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में परावर्तित हो जाती हैं। किस मार्ग में परावर्तित हो जाती हैं? वक्रता केंद्र पे ही परावर्तित हो जाती हैं या प्रतीत होती हैं। प्रतीत किसके लिए होंगी? उत्तल दर्पण के लिए। तो ये हमारा मुख्य, ये सी, ये एफ। अब देखिए, अब यहां पर नंबर 3 डलेगा। तो अब हम ये कह रहे थे कि कोई भी जब प्रकाशीकरण वक्रता केंद्र से ये गई प्रकाश की किरण, आपतित किरण गई और परावर्तित हुई। अब परावर्तित ऐसी होगी, ऐसी कैसी भी नहीं होगी, इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ठीक है, जिस मार्ग में आई है उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण के जो कोण होते हैं उनके बीच में कितना कोण बना? कोई भी किरण आई और उसी मार्ग में लौट गई, कितना कोण बना? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे भी नहीं पता क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, अब इतना पढ़ा चुका हूँ। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरे में क्या है कि हमारे जो आपतित किरण आती हुई प्रतीत हुई किस पर? वक्रता केंद्र पर। जो आती हुई प्रतीत हुई, दर्पण से टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट गई। इसमें भी आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच में इतने का ही कोण बनेगा। ठीक है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 नियम, चौथा नियम अभी करवाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट। अब हमारा चौथा नियम क्या था? हमने आपको अभी बताया और आप लोगों ने आशा है सुना होगा और आप कर भी सकते हैं मेरे बिना बताए, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। गोलीय दर्पण के ध्रुव, किसके ध्रुव? गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आती या आपतित किरण अभी बन नहीं रहा है। मतलब इसका ये है कि कोई भी किरण जब गोलीय मुख्य दर्पण के ध्रुव पर आएगी तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट जाएगी। ठीक है, तो अभी हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, आप लोग जरा रुकिए। तो यहाँ हमारा चौथा नियम यहाँ पर ड्राइव है। गोलीय दर्पण के ध्रुव P की ओर त्रियक दिशा में, मैं ये शब्द थोड़ा भूल रहा था, त्रियक दिशा होती है तिरछी दिशा में। मतलब तिरछी दिशा में जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से टकराती है तो वह परावर्तन के पश्चात त्रियक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। ठीक है, उसी माध्यम में त्रियक दिशा में। देखिए माध्यम अभी सब एक ही है, वायु या निर्वात है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव P की ओर त्रियक दिशा में आपतित प्रकाश की किरण त्रियक दिशा में ही परावर्तित होती है। ये
अवतल लेंस के लिए और ये उत्तल लेंस के लिए। प्रकाश की किरण आई, आपतित प्रकाश की किरण आई, और ये आपतन कोण आई, और ये आर, यहाँ पर स्मॉल आई एंड स्मॉल आर, ठीक है। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये ध्रुव है हमारा। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण के ध्रुव से आकर टकराती है और त्रियक दिशा में ही परावर्तित होती है, हो जाती है। तो ये 4 नियम प्रकाश के मतलब दर्पण के लिए किरण आलेखों द्वारा। तो इन 4 नियमों से हम वस्तु की स्थिति का पता करेंगे, वस्तु आभासी है वास्तविक है इसका पता करेंगे। कल की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। कल की वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे ये कितनी तरीके से, कौन कौन से प्रतिबिंब, बिंब कहाँ कहाँ रखने पर बनते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। और आशा करते हैं आप लोगों को ये चारों नियम बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त की जाती है।